नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। सभी की निगाहें इस समय कर्नाटक के सियासी संग्राम पे जुड़ी हुई हैं। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कर्नाटक का सियासी नाटक चरम पर। बेंगलुरु में सीएम सिद्धारमैया के निवास पर ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए पहुंचे डीके शिवकुमार। सिद्धारमैया के आज इस्तीफा देने की खबरें। गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। गांधीनगर और अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कल भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा चौकी का करेंगे निरीक्षण। विशाल शर्मा केस में आरोपी सास गिरिबाला सिंह को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत। गिरफ्तारी की तलवार लटकी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के हॉर्मूज प्लान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कहा, ईरान और ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं करेंगे नियंत्रित। समझौते को बताया अभी दूर की कौड़ी। और देश भर में अकीकत के साथ मनाई जा रही है ईद उल अजहा। त्याग और समर्पण की भावना के साथ लोगों ने विशेष नमाज अदा की। और कर्नाटक से इस समय बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार सीएम आवास पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आज की इस मीटिंग के बाद लंबे समय से चले आ रहे कर्नाटक के राजनीतिक नाटक का पटाक्षेप हो सकता है। यानी जो उठापुटक चल रही थी बड़े दिनों से कर्नाटक में, आज उसको एक अंतिम रूप मिल सकता है, उसको अंजाम मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में सुनने में आ रहा है कि ब्रेकफास्ट के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने इस्तीफे देने की घोषणा कर सकते हैं। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की जो सुगबुगाहट बड़े दिनों से चल रही थी, क्या आज इस ब्रेकफास्ट टेबल से निकल कर आएगा कि क्या सिद्धारमैया, जो कि इस समय डीके शिवकुमार से नाश्ते की टेबल पर मिल रहे हैं, और ये कोई आम नाश्ता नहीं है, खास नाश्ता है। ये नाश्ता है ये दिखाने का कि कर्नाटक में क्या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। 2.5 साल का जो फॉर्मूला है कि वो लागू हो जाएगा। क्या सिद्धारमैया आज अपनी कुर्सी छोड़ देंगे या फिर कोई नया फॉर्मूला तय होने जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है? हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति, डीके शिवकुमार पहुंच चुके हैं, बैठक का दौर जारी है, और कौन कौन वहां आया है इस समय नाश्ते की टेबल पर सिद्धारमैया के साथ, जो फॉर्मूला तय हो रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए? आज राज्य भर में सीएम की ब्रेकफास्ट मीटिंग है, बहुत चर्चा हो रही है। तो अभी तक ईश्वर खंड्रे, डॉक्टर जी परमेश्वर और अजय सिंह, बहुत लोग सचिव यहाँ पे आए हैं, चलवराय स्वामी आए हैं, और उसके साथ साथ बहु प्रमुख मतलब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जी भी यहाँ पे अभी भाग ले रहे हैं। तो ये 3 दिन से यही बात चल रहा है कि जो ब्रेकफास्ट मीटिंग में तय होगा, यहाँ पे बहुत विचारों की चर्चा होगी। सत्ता की परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे थे। आज वो डी डे है, डिसीजन डे है। अभी यहाँ पे सभी लोग मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री की जो फॉलोअर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, सब लोग मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर ब्रेकफास्ट के साथ साथ नाश्ता लेते हुए सत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद आज सुनने में आ रहा है कि गवर्नर नहीं है, आज वो इंदौर गए हैं, लेकिन इस्तीफा आज ही देने वाले हैं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी। अभी जो उनके जो सहयोगी से बात कर रहे हैं, तो बहुत दिनों से ये खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच। दिल्ली में पिछले 2 दिन पहले वो एक मैराथन मीटिंग हुआ, उसके बाद सडनली यही बात सुनने में आ रही है कि आज ही दिल्ली से लेकर सिद्धारमैया जी इस्तीफा देने वाले हैं। बैठकों का सिलसिला जारी रहा, और ये सिलसिला बड़ी दिनों से जारी है। डीके शिवकुमार जब कुछ दिनों पहले कांग्रेस आला कमान से मिलने नई दिल्ली आए थे, तो उन्होंने कहा था मैं कोई हवा खाने यहाँ नहीं आया हूँ। तो वहीं से हवा शुरू हो गई थी कि क्या डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होगी, क्या ताजपोशी उनकी होगी। चलिए ये आज तय हो जाएगा, लेकिन क्या कोई आसानी से बदलाव नजर आ रहा है या अभी भी कोई दाव पेच फंसा हुआ है?
हाँ, बिल्कुल आसानी से तो बदलाव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि नवंबर 2025 में ही ये जो पावर शिफ्टिंग है 2.5 साल का, वो उसी वक्त देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक सिद्धरामैया एक तरफ कह रहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे डीके शिव कुमार कह रहे कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो बार बार दिल्ली के दौरा कर रहे थे डीके शिव कुमार और डीके सुरेश। अभी भी लग रहा है, लेकिन सम्मान्य सिद्धरामैया जो है इतने दिनों तक कुर्सी देने के लिए, वो सत्ता देने के लिए बहुत सता रहे थे, लेकिन आज तो सुनने में आ रहे हैं उनके जो आप वर्गों के साथ सीएम सिद्धरामैया ये भी कहे कि कांग्रेस पक्ष ने हमें बहुत दिया है, तो मैं राहुल गांधी जी की बात को मानता हूं, तो उसी बात से उन्हीं की गाइडेंस से मैं चलता हूं। अगर पद त्याग करना पड़े तो भी पद त्याग करेंगे। तो वो भी और एक बात है, ये सब स्पेकुलेशन है। हाईकमांड सीएम सिद्धरामैया जी के सामने एक ऑफर रखे थे कि अगर राज्यसभा जो 4 स्थान वो क्या वेकेट है उसमें एक आप कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है सिद्धरामैया जी उनको मना कर चुके हैं और मैं राज्य राजकारण में यहीं पे राजनीतिक में ही रहूंगा, ऐसे भी बात आ रहे हैं। जो मामले में सत्ता की जो परिवर्तन है आगे आसानी नहीं है। अगर के लिए सत्ता उन्हें मिल भी जाती है तो क्या कर्नाटक में जो उनकी सत्ता आएगी क्या वो उतनी आसान होगी जिस तरीके से कर्नाटक में अभी भी चुनौतियां हैं, और फिर 2028-29 में विधानसभा चुनाव है, और साथ ही साथ संगठन के साथ साथ सरकार को भी का भी संतुलन बनाकर रखना है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा अगर डीके शिव कुमार को सत्ता हासिल हो भी जाती है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ही हमने देखा है सत्ता परिवर्तन ही कितने चुनौतियों से भरा हुआ था। सितंबर से लेकर अभी तक जो सत्ता पाने के लिए डीके शिव कुमार बहुत सर्कस किए। तो अगर वो पावर शिफ्ट हो जाएगा, इतना आसानी नहीं है, क्योंकि जो सरकार में 135 जो विधायक है उसमें बहुत लोग 2/3 से ज्यादा भी लोग सीएम सिद्धरामैया जी के तरफ है। अभी भी वो कह रहे हैं कि इस्तीफा मत दीजिए। तो अगर सत्ता एक बार परिवर्तन हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर सीएम इस्तीफा देंगे तो कैबिनेट सब डिसॉल्व हो जाएगा। तो सुनने में आ रहा है कि जो पहले जो सीएम सिद्धरामैया की आप्त वलय में जो विधायक थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनको हटाकर यहाँ पे नए सरकार बनाया जाएगा। और ये सब स्पेकुलेशन है, 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और केपीसीसी अध्यक्ष के जो पद है वो पोस्ट है सतीश जारकिहोली जी को दी जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भी अभी डीके शिव कुमार को अधिकार मिला तो भी उतना आसान नहीं है वो अधिकार चलाना, क्योंकि सतीश जारकिहोली जी जो है सिद्धरामैया जी के आते हैं, और उसके साथ अगर डेप्यूटी सीएम करेंगे तो 3 लोगों को, यतींद्रा है उसमें, उनके नाम सुनने में आ रहा है, सिद्धरामैया जी की जो बेटे, और मुस्लिम कैटेगरी से जमीर अहमद, और लिंगायत कैटेगरी से एमबी पाटिल। ये सब जो मैं नाम बता रही हूँ ये सब सीएम सिद्धरामैया जी की क्लोज एड्स है। तो इतना बहुत मुश्किल है, चुनौतियों से बड़े होगी। हालांकि ये लोग बाहर में नहीं दिखाए, हमारे बीच में टसल चल रहा है, हम पावर कैंप शिफ्ट हो गया है या डिवाइड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। लेकिन चुनौतियां तो बहुत है। अभी देख रहे हैं विजुअल्स में, आप देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल्स में आप देख रहे हैं बहुत लोग जा रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत पुलिस सिक्योरिटी भी है। सुबह से हम देख रहे हैं सब लोग, विधायक हो या मिनिस्टर्स हो, सब लोग अभी सीएम के साथ उपहार करने के लिए जा रहे हैं। तो देखना है उसके बाद में लोक भवन जाएंगे, क्योंकि आज गवर्नर नहीं है, वो इंदौर गए हैं। गवर्नर आने के बाद इस्तीफा देंगे। इस सब चीजों में हमारी नजर टिकी है। इसके साथ ज्योति, जिस तरीके से बात हो रही है, अभी सिद्धरामैया ने हाल ही में एक विवादित जाति जनगणना रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। कहा जा रहा है कि ये भी बड़ी जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया। अब डीके शिव कुमार है 64 साल के और सिद्धरामैया है 77 साल के, तो क्या उम्र भी बीच में आ रही है? हाँ, जैसे आपने कहा कल सीएम सिद्धरामैया जी विधानसभा गए थे, तो जाति गणति बहुत कंट्रोवर्शियल है। उसके बारे में डीके शिव कुमार जी उतना ये नहीं दे रहे, फेवर नहीं दे रहे, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। लेकिन सीएम सिद्धरामैया जी उनके जो भी फाइल्स है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, सुनने में आ रहे हैं कि कल उन्होंने पास किया, और जो जाति गणति की जो रिपोर्ट है उनको भी उन्होंने लिया है। तो जैसे आपने कहा ये है, लेकिन डीके शिव कुमार की अगर हम उनका वो जो कंपोज काम एंड कंपोज उनके तो तरीके देखे,
मुझे लगता है वो सिद्धरामैया जी को भी साथ में लेकर जाएंगे, क्योंकि वो पार्टी के बहुत लॉयलिस्ट है। कभी भी कांग्रेस पक्ष जब भी मुश्किल वक्त में खड़े होते हैं, जब भी कांग्रेस पक्ष को मुश्किल आता है, चाहे वो राज्य के बारे में हो या दूसरे राज्य में कांग्रेस की मुश्किल होते हो, सभी वक्त में डीके शिव कुमार आगे आते हैं, उन्हें ट्रबल शूटर ही माना जाता है। तो वो उतने प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं देंगे। वो हालांकि सीएम सिद्धरामैया बहुत वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस की यहाँ पे जो 8 साल तक यहाँ पे उन्होंने सीएम पद के तौर पे उन्होंने काम किए हैं, आडलित दिए हैं, तो इनके हिसाब से अगर हम देखें तो डीके शिव कुमार ऑब्वियसली कहीं पे भी कुछ भी लूप होल्स नहीं छोड़ेंगे। कितना हो सकता है, क्योंकि हम इतने दिनों तक देखते आ रहे हैं कि सिद्धरामैया या हाईकमान के है वो ब्रेकफास्ट है या फेयरवेल ब्रेकफास्ट है। यहाँ सिद्धरामैया अपने मंत्रियों के साथ बैठकर क्या उनको कह रहे हैं कि आपके साथ जो काम रहा वो बहुत अच्छा करने को रहा, डीके शिव कुमार क्या से आगे सत्ता चलेगी। देखना होगा कि कब इसकी औपचारिक घोषणा होगी। फिलहाल ज्योति आप नजर बनाए रखें तमाम जानकारियों के साथ। यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 10 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाई प्रोफाइल तुषार शर्मा हत्याकांड में आरोपी सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति देव नारायण मिश्रा की अदालत ने बुधवार को करीब 3 घंटे की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे कल देर रात जारी किया गया। 17 पन्नों के अपने विस्तृत आदेश में हाई कोर्ट ने भोपाल की 10वीं अतिरिक्त सत्र अदालत द्वारा बीती 15 मई को गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत के फैसले को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि निचली अदालत ने मामले के तथ्यों, गवाहों के बयानों और गंभीर आरोपों पर गहराई से विचार नहीं किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि आरोप केवल मृतका के पति समर्थ सिंह तक ही सीमित है। आपको बता दें कि ये संवेदनशील मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि केस की तह तक जाने के लिए आरोपी सास गिरिबाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है, जिसके बाद एजेंसी ने जमानत रद्द करने की मांग की थी। ये पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 80 क्लॉज 2, 85 क्लॉज 3 और 5, साथ ही दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि गिरिबाला सिंह और उनके बेटे ने मृतका त्विषा पर गर्भपात करने का दबाव बनाया था। हाईकोर्ट ने इसे कड़े रुख के बाद अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। यानी अब गिरिबाला सिंह पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि अब जल्द ही गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को देश की सीमाओं के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माणों के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की नीति को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में बने ऐसे सभी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए भी कहा है। गृह मंत्रालय ने जिला मजिस्ट्रेटों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी बैंकों द्वारा बैंकिंग लेन देन के कानूनी और वित्तीय अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करने, उनके वित्त पोषण स्रोतों की जांच करने के लिए भी कहा है। जिला मजिस्ट्रेटों को फर्जी खातों और फर्जी कंपनियों का पता लगाने, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करने और सीमा पार तस्करी को नियंत्रित करने की बड़ी हुई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों को अपराधों और मादक पदार्थों की समस्या के स्रोतों, स्वरूपों और नेटवर्क का गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया है। साथ ही स्थायी समाधान विकसित करने के लिए कहा है ताकि ये समस्या दोबारा ना उभरे।
गृह मंत्री ने नागरिकों, सरकारी तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा कवच तैयार करने पर जोर दिया। शाह ने सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया और साइबर अपराधों से निपटने के लिए 1930 यानी कि 1930 कॉल सेंटर के प्रभावी उपयोग का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में कृषि और संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विषयगत चर्चाएं होंगी, साथ ही राज्यवार भागीदारी और प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। सम्मेलन का उद्देश्य आने वाले खरीफ मौसम के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि संस्थान और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। यह आयोजन खरीफ के मौसम की तैयारियों, कृषि उत्पादकता, मौसम की मार से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल खेती, प्राकृतिक खेती, दलहन और तिलहन उत्पादन, डिजिटल कृषि और जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिम्निच फोरम में भाग लेने के लिए साइप्रस के दौरे पर है। साइप्रस पहुंचने के बाद विदेश मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री सिबिहा से मुलाकात कर रूस यूक्रेन संघर्ष, युद्ध क्षेत्र के घटनाक्रम और व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बैठक को बहुत उपयोगी बताया। इसके अलावा विदेश मंत्री ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से भी मुलाकात कर पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा की। वहीं उन्होंने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास से भारतीय यूरोपीय संघ सहयोग और पश्चिमी एशिया के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि युद्ध समाप्ति समझौते के तहत ईरान और ओमान संयुक्त रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट को पूर्ण रूप से मनगढ़ंत बताया। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप के बयान ईरान को यूरेनियम संवर्धन, जलडमरू मध्य पर अधिकार और प्रतिबंध हटाने की मांगों से पीछे नहीं हटा सकते। 3 महीनों से जारी इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। अदम्य साहस, प्रखर राष्ट्रभक्ति और अटूट समर्पण का पर्याय वीर सावरकर, एक ऐसा नाम जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अलग और अमिट छाप बनाई। क्रांतिकारी, लेखक, चिंतक और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रखर स्वर रहे। वीर सावरकर की जयंती पर देश उनके संघर्ष, योगदान और विचारों को याद कर रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वीर सावरकर के जीवन से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें देश वीर सावरकर के नाम से जानता है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में जन्मे सावरकर ने कम उम्र में ही गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आजाद देखने का संकल्प ले लिया था। छात्र जीवन से ही उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रबल थी। युवा अवस्था में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की और युवाओं के बीच देशभक्ति और स्वाधीनता की चेतना जगाने का काम शुरू किया। आगे की पढ़ाई के लिए लंदन पहुंचे सावरकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े, जहां उन्होंने भारतीय छात्रों के बीच स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और वैचारिक धार देने का प्रयास किया। वीर सावरकर सिर्फ एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि निर्भीक राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर स्वर भी थे। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों के चलते 13 मार्च 1910 को उन्हें लंदन में गिरफ्तार किया गया। भारत लाए जाने के दौरान फ्रांस के मार्सिले बंदरगाह के पास सावरकर ने जहाज से समुद्र में छलांग लगाकर निकलने की साहसिक कोशिश की, जिसने उनके अदम्य साहस की एक अलग मिसाल पेश की। बाद में उन्हें 50 वर्ष के कठोर कारावास यानी दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 1911 में उन्हें अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल भेज दिया गया, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग,
सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। काला पानी की कठोर यातनाएं, बेड़ियों की कैद और अमानवीय परिस्थितियां भी वीर सावरकर के हौसले को तोड़ नहीं सकी। जेल की दीवारों के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने विचारों की लौ को जलाए रखा। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने का प्रयास किया और राष्ट्र के प्रति जागरूकता फैलाने का काम जारी रखा। जेल में रहने के दौरान उनके वैचारिक लेखन ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया। वीर सावरकर सिर्फ एक निर्भीक क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि प्रखर लेखक, दूरदर्शी विचारक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जैसी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी, जिसमें 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। उनकी चर्चित पुस्तक हिंदुत्व, हिंदू कौन है ने भी व्यापक वैचारिक विमर्श को जन्म दिया। 6 जनवरी 1924 को रिहाई के बाद भी वो राष्ट्र और समाज से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे। रत्नागिरी हिंदू सभा के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पर बल दिया और वर्ष 1937 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वीर सावरकर का जीवन साहस, राष्ट्र प्रेम और अटूट संकल्प की एक प्रेरक गाथा माना जाता है। समर्थक उन्हें ऐसे राष्ट्रभक्त के रूप में देखते हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों और उद्देश्य से समझौता नहीं किया। 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, उनका लेखन और उनके विचार आज भी याद किए जाते हैं। वीर सावरकर का संघर्ष और राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण भारतीय इतिहास के उन अध्यायों में शामिल है जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला आज चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ अपनी निरंतरता दोबारा हासिल करने के इरादे के साथ मैदान पर होगी। गौरतलब है कि T20 विश्व कप अगले महीने 12 जून से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में टीम इंडिया के लिए इंग्लैंड का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल से बाहर हो चुकी है। टीम को एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से हरा दिया। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मल्लापुर में के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 97 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। वहीं जायसवाल ने 29 रन बनाए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि कप्तान रियान पराग ने 12 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। अंत में रविंद्र जडेजा 12 रन बनाकर नाबाद लौटे। हैदराबाद की ओर से प्रफुल्ल हिंगे सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में हैदराबाद टीम 20वें ओवर में 196 रन पर ऑल आउट हो गई। राजस्थान की गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर सबसे सफल रहे। उन्होंने 4 ओवर में 58 रन बनाकर 3 विकेट लिए। क्वालिफायर 2 में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होना है। इस मैच को जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। देश भर में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। ईद उल अजहा इस्लामी परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे त्याग और समर्पण की भावना के साथ मनाया जाता है। आज लोगों ने विशेष नमाज अदा की है। ईद के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। मुंबई के YMCA ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। इस मौके पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।